तारीख थी 25 अगस्त 1959। उस दिन चीन की सेना भारत के अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर इलाके में दाखिल हो गई और असम राइफल्स की बनाई लांगजू चौकी पर कब्जा कर लिया। इस हमले के 3 दिन बाद 28 अगस्त को इसकी खबर लोकसभा के जरिए पूरे देश के लोगों को मिली और फिर 29 अगस्त के अखबारों में इस खबर का विस्तार से जिक्र हुआ। इस हमले के करीब 63 साल बाद फिर से एक वारदात हुई और फिर से सरकार का वही रवैया है जो 63 साल पहले था। अरुणाचल प्रदेश के ही तवांग में 9 दिसंबर को चीन की सेना घुसपैठ की कोशिश करती है। भारतीय सेना इसका मुंहतोड़ जवाब देती है और दोनों ओर से कुछ सैनिक घायल हो जाते हैं। मीडिया में यह खबर 12 दिसंबर को आती है। 13 दिसंबर के अखबारों में यह खबर छपती है और फिर उसी दिन संसद में इसका जिक्र भी होता है। 63 साल पहले और अब के वक्त में फर्क सिर्फ इतना है कि पहले संसद खबर देती है और तब मीडिया को पता चलता है, और अब मीडिया खबर देती है तब लोगों को पता चलता है और तब संसद में इसका जिक्र होता है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है। सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी भी ठीक वही गलती दोहरा रहे हैं जो गलती पंडित नेहरू से हुई थी, और क्या पीएम नरेंद्र मोदी भी चीन के खतरनाक मंसूबों से ठीक उसी तरह से आंखें मूंदे हुए हैं जैसा नेहरू ने किया था, और क्या प्रधानमंत्री मोदी भी ठीक उसी तरह से चीन पर अपने दल के नेताओं और विपक्षी दलों के नेताओं की बात को अनसुनी कर रहे हैं जैसा नेहरू ने किया था। आज सारी बातें होंगी विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। वो 1954 का साल था। देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चीन के साथ उनका पंचशील समझौता हो चुका था, जिसमें साफ तौर पर दोनों देश 5 मूलभूत सिद्धांतों पर सहमत हो गए थे। इनमें था एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना, किसी देश का दूसरे पर आक्रमण नहीं करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, समान और परस्पर लाभकारी संबंध और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। इसी संधि के तहत भारत ने अपनी ओर से मान लिया था कि तिब्बत कोई अलग देश नहीं बल्कि चीन का ही एक हिस्सा है। तब कुल मिलाकर दोनों देश एक दूसरे के साथ राजी खुशी रहने को तैयार थे। नारा लग रहा था हिंदी चीनी भाई भाई। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रीमियर चाउ एन लाई एक साथ झूला झूल रहे थे, फोटो खिंचा रहे थे। लेकिन 5 साल बीतते बीतते सब बदल गया था। कश्मीर के अक्साई चिन इलाके में चीन सड़क बना रहा था और इसकी खबर भारतीय मीडिया में तैर रही थी, लेकिन तब इसे उतनी तवज्जो नहीं मिली। लेकिन फिर 25 अगस्त 1959 को चीन की सेना भारत के अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर इलाके में दाखिल हो गई और असम राइफल्स की बनाई हुई लांगजू चौकी पर कब्जा कर लिया। 28 तारीख को इसकी खबर लोकसभा के जरिए पूरे देश के लोगों को मिली और उसके बाद से ही विपक्ष ने पंडित नेहरू को घेरना शुरू किया, जिसकी अगुवाई कर रहे थे जनसंघ के सबसे युवा सांसद अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी ने 12 सितंबर 1959 को लोकसभा में प्रस्ताव पेश किया और कहा कि चीन को भारत की जमीन छोड़नी ही होगी और तभी भारत सरकार चीन से कोई बात करेगी। उसके कुछ महीनों बाद जनसंघ का नागपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। इसमें भी मांग की गई कि भारत को अब पंचशील का रास्ता छोड़कर तिब्बत की आजादी की मान्यता दे देनी चाहिए। इसके बाद जब अप्रैल 1960 में चीन के प्रीमियर चाउ एन लाई भारत आए तो जनसंघ ने इसका विरोध किया और हाथ में तख्ती लेकर नेहरू के घर के सामने प्रदर्शन कर नारे लगाए, चीनी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। अगस्त 1960 में तो जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीताम्बर दास ने चीन से युद्ध करके अपनी जमीन पर से चीनी सैनिकों को खदेड़ने तक की बात कह दी। लेकिन पंडित नेहरू नहीं माने। वो हिंदी चीनी भाई भाई की रट लगाए रहे। उन्हें यह लगता रहा कि चीन यूं ही छोटी मोटी खुराफात करता रहेगा, बॉर्डर इलाके में थोड़ा बहुत तनाव बढ़ाता रहेगा, लेकिन चीन भारत के साथ कभी जंग नहीं करेगा। 1950 के दशक में तो सरदार पटेल और नेहरू के बीच चल रही अनबन की सबसे बड़ी वजह ही चीन के साथ भारत की दोस्ती थी, जिसमें नेहरू खुलकर चीन के साथ खड़े थे और उसे यूनाइटेड नेशंस में मान्यता दिलाने के लिए तिब्बत तक को मान्यता देने से इनकार कर दिया। सरदार पटेल की मौत के बाद जब नेहरू का एक छत्र राज हुआ तो नेहरू के खिलाफ जनसंघ ही नहीं बल्कि कभी कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में शरीक रहे और बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साथ आए जेबी कृपलानी से लेकर अशोक मेहता और स्वतंत्र पार्टी के एनजी रंगा से लेकर मीनू मसानी तक ने आवाज उठानी शुरू की और मसला सिर्फ और सिर्फ चीन का था। लेकिन पंडित नेहरू ने किसी की नहीं सुनी और नतीजा यह हुआ
कि 1962 के युद्ध में भारत को अपनी करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन से हाथ धोना पड़ा। उस जंग में भारत के 1383 जवान शहीद हुए थे और यह सब हुआ था सिर्फ नेहरू के चीन पर भरोसे के कारण, जिसके बाद नेहरू ने संसद में कहा था कि हम आधुनिक दुनिया की सच्चाई से दूर हो गए थे और हम एक बनावटी माहौल में रह रहे थे जिसे हमने ही तैयार किया। तो क्या करीब 60-62 साल के बाद भारत फिर से वही गलती दोहरा रहा है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ठीक उसी तरह से चीन के खिलाफ आश्वस्त नजर आ रहे हैं जैसा नेहरू नजर आ रहे थे? परिस्थितियों को नजदीक से देखें तो लगता है कि चीन के मामले में पीएम मोदी भी नेहरू वाली ही गलती दोहरा रहे हैं। 2017 में भारत का डोकलाम को लेकर चीन से विवाद हुआ और 75 दिनों तक दोनों ही देशों की सेनाएं आमने सामने रही। फिर 2020 में गलवान घाटी में भारतीय और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प भी हो गई, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए। लेकिन तब प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कहा गया कि न ही हमारी सीमा में कोई घुसा है और न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में। साथियों, पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए। लेकिन इसके ठीक बाद सामने आया कि सितंबर 2020 में चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले से 5 लोगों का अपहरण कर लिया है। हालांकि एक हफ्ते के बाद ही चीन ने सबको रिहा कर दिया था, लेकिन उसके बाद से ही लगातार खबरें आ रही हैं कि चीन अरुणाचल प्रदेश में सड़क बना रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट में यहां तक दावा किया गया कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में बस्ती बसा ली है। इसके अलावा भी भारत के साथ 3,488 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करने वाला चीन कभी गलवान के रास्ते घुसपैठ की कोशिश करता है, तो कभी पैंगोंगत्सो झील के पास अपने सैनिक इकट्ठे करता है, तो कभी तवांग में आंखें दिखाता है। डोकलाम में चीन के साथ भारत का लंबा विवाद हो ही चुका है। नाथुला दर्रे के पास भी चीन घुसपैठ की कोशिश करता ही रहा है। अभी अक्टूबर 2021 में ही चीन ने तवांग से करीब 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में यांगसे के पास 17,000 फीट की ऊंचाई पर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसे सेना ने नाकाम कर दिया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जवाब या तो आता ही नहीं है, या आता भी है तो कहा जाता है कि ऑल इज वेल। कहा जाता है कि हमारी सीमा में कोई घुसा ही नहीं है और न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है, यानी कि सब कुछ ठीक ठीक है। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर तक कई बार ये बयान दे चुके हैं कि स्थितियां उतनी बेहतर नहीं हैं और 1962 के बाद फिलहाल भारत और चीन का संबंध सबसे मुश्किल दौर में है। तवांग वाली घटना पर भी रक्षा मंत्री ने सदन को विस्तार से जानकारी दी है कि 9 दिसंबर को तवांग में आखिर हुआ क्या था। लेकिन प्रधानमंत्री की ओर से खुलकर इस मुद्दे पर कभी बोला ही नहीं जा रहा है। हाँ, यह जरूर हुआ है कि चीन के साथ इतने बड़े गतिरोध के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात होती रही है, और 9 दिसंबर को चीन ने तवांग में जो किया है वो पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के ठीक 25 दिन बाद हुआ है। 2020 में गलवान में हुई झड़प के बाद भारत और चीन के जो रिश्ते बिगड़े थे, उसे सुधारने की कोशिश में इंडोनेशिया के बाली में आयोजित G20 सम्मेलन के दौरान दोनों राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात हुई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इसमें पीएम मोदी शी जिनपिंग से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन चीन के साथ इतने नाजुक मोड़ पर पहुंचे इस रिश्ते को लेकर जैसे ही विपक्ष सवाल उठाता है, सरकार के प्रवक्ता और सरकार के मंत्री उन्हें नेहरू की गलती ही याद दिला देते हैं। यकीन न हो तो सुन लीजिए कि जब चीन ने भारतीय सेना में घुसपैठ की कोशिश की और उस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए, तो गृह मंत्री अमित शाह ने क्या बयान दिया है। अब मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि इन्होंने शोध तो जरूर किया होगा, क्या उनकी शोध में 1962 में जो हजारों हेक्टेयर भूमि
भारत की चीन ने हड़प ली वो शामिल था क्या? और शोध इस पर किया तो रिपोर्ट क्या आई है? नेहरू जी के प्रेम के कारण सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता बलि चढ़ गई। इस विषय को उन्होंने शोध का विषय बनाया था क्या? और अगर बनाया था तो इसका नतीजा क्या हुआ? जिस वक्त गलवान के अंदर हमारे सेना के वीर जवान चीनियों से भिड़ रहे थे, उस वक्त चीनी दूतावास के अधिकारियों को कौन रात्रि भोज दे रहा था? वो उनकी शोध का विषय था क्या? अगर था तो उसका नतीजा क्या हुआ? जब उनकी सरकार थी तो 2006 में भारत में चीन के दूतावास ने पूरे अरुणाचल और पूरे नेफा पर दावा कर दिया। वो उनकी शोध का विषय था क्या? अगर शोध हुई तो उसका नतीजा क्या हुआ? ये ठीक है कि नेहरू की गलती रही है और नेहरू ने विपक्ष के साथ ही अपने भी लोगों की राय को दरकिनार कर जो फैसले लिए वो गलत साबित हुए। लेकिन उस दौर में यानी कि 1960-62 में विपक्षी था जो नेहरू के खिलाफ लगातार बोल रहा था। वो विपक्ष के नेता तो वाजपेयी ही थे जो नेहरू के खिलाफ मुखर थे और बार बार याद दिला रहे थे कि नेहरू गलती कर रहे हैं। फिर भी नेहरू ने गलती की और देश ने उसका खामियाजा भुगता। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी भी विपक्ष की बात पर ध्यान न देकर वही गलती दोहरा रहे हैं और फिर उसका खामियाजा पूरे देश को भी भुगतना पड़ेगा? क्योंकि सवाल सिर्फ विपक्ष का ही नहीं, उनकी अपनी पार्टी के लोगों का भी तो है। हालांकि अब भी बीजेपी के नेता और सांसद उतने खुले तौर पर पीएम मोदी को जिम्मेदार नहीं ठहरा पा रहे हैं जैसा नेहरू की ही पार्टी के सांसद और उनके कैबिनेट मंत्री महावीर त्यागी ने किया था। तब भारत और चीन के बीच 1962 की जंग नहीं हुई थी। लोकसभा में अक्साई चीन की चर्चा करते हुए नेहरू ने यहां तक कह दिया था कि वो तो बंजर जमीन है, वहां तो घास भी नहीं उगती है। तब महावीर त्यागी ने अपनी गंजी खोपड़ी दिखाते हुए कहा था कि सिर पर बाल भी नहीं उगते हैं तो क्या सिर काट दूं? अब इतनी हिम्मत के साथ नेहरू को जवाब देना भी नेहरू को चीन की गद्दारी नहीं समझा पाया। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी चीन की ओर से रचे जा रहे षड्यंत्र के खिलाफ खुलकर बोलेंगे और देश को आश्वस्त करेंगे? ये अभी साफ नहीं है। हाँ, ये जरूर दिख रहा है कि ताकत के मुगालते में कहीं भारत 1962 वाली गलती ना दोहरा बैठे, तो फिर उसके नुकसान की भरपाई हमारी आने वाली कई पीढ़ियां मिलकर भी नहीं कर पाएंगी। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।